पत्नी की मेंटेनेंस खत्म, समझो सारे केस खत्म। पत्नी खुद आकर बोलेगी डिवोर्स लो और सब खत्म करो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हस्बैंड को कौन से वो केस करने हैं? कैसे वाइफ की मेंटेनेंस को रोक सकता है? आज की वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहे। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार जी, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल जी। आज हम बात कर रहे हैं पत्नी की मेंटेनेंस कैसे रोके। यानी कि पत्नी की अगर मेंटेनेंस रुक जाती है तो आपका डिवोर्स का रास्ता साफ हो जाता है। जहाँ पे आप जीरो अमाउंट भी अगर आपने सोच रखा है तो जीरो अमाउंट भी आप कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगर कोर्ट में कई तरह के केस फाइल कर सकती है वाइफ। जैसे वो 498A का केस फाइल करती है, डाउरी हरेसमेंट का, जो 85-86 BNS एक्ट हो गया है। दूसरा वो कर सकती है मेंटेनेंस का केस। पहले हम डाउरी हरेसमेंट वाला केस जो करती है वो दहेज का CW सेल में या महिला सेल में कहीं भी, उस केस का क्या है रिजल्ट? उसमें सिर्फ एक हरेसमेंट होती है। स्टार्टिंग के आपके 90 डेज जो होते हैं उसमें तो आप लोगों की बैठ के काउंसलिंग ही होती है। काउंसलिंग फेल, FIR दर्ज। FIR दर्ज के बाद कुछ नहीं है उसमें। 10 साल तक उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उसका ट्रायल भी चलेगा। उसके बाद डिसाइड होगा आपको सज़ा मिलेगी या आप उसमें बरी होगी। यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक हरेसमेंट के लिए केस डाला गया है। पुलिस आपको थोड़ा सा हरेस कर सकती है, अपने पास बुलाएगी, जाएंगे, वो है। अब दूसरा केस वाइफ जब फाइल करती है डोमेस्टिक वायलेंस का, वहाँ पे वो सीधा मेंटेनेंस क्लेम करती है, मेंटेनेंस मांगती है। मेंटेनेंस मांगती है तो मेंटेनेंस उसको ग्रांट हो गई तो वो वहाँ पे वो जीत गई। अगर उसके फेवर में कुछ भी अमाउंट अगर अपनी जेब से आपको 10,000 20,000 कुछ भी देना पड़ गया तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर एक होता है मेंटेनेंस का 125 का केस। अगर वाइफ ने 125 का केस डाला, वहाँ भी मेंटेनेंस ग्रांट करने की बात होती है। अगर सेक्शन 9 डाल दिया, आपने डाला या वाइफ ने डाला, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जिसमें लाने के लिए केस बोलते हैं जिसको, अगर वो डाल दिया तो वहाँ भी वाइफ पहुँच जाएगी मेंटेनेंस के लिए 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन लेके। अगर आपने डिवोर्स डाल दिया या उसने डिवोर्स डाल दिया, डोमेस्टिक वायलेंस चलते चलते भी वो डिवोर्स भी डाल सकती है, अगर वो भी डाल दिया तो वहाँ भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है आपसे। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे वो मेंटेनेंस क्लेम करेगी। और जब भी किसी लॉयर से वो मिलती है तो लॉयर उसको यही सपने दिखाता है कि भाई हस्बैंड की इतनी अर्निंग है तो उसका हम आधा मांगेंगे, यानी कि हाफ। क्योंकि कानून में ये लिखा हुआ है कि हस्बैंड की सैलरी का जो जैसे मान लो 1 लाख रुपए सैलरी है तो 50 हस्बैंड को जाएगा, 50 उसको वाइफ को जाएगा। ऐसा कुछ बता दिया जाता है उनको। और साथ में कंपनसेशन का भी बता दिया जाता है, जिससे उनके माइंड में ये चला जाता है भाई मेरी तो इतनी मेंटेनेंस है, इतना मेरा परमानेंट एलिमनी है, अगर इतना देगा तो मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और ये पढ़े लिखों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जहाँ पे पढ़ी लिखी वाइफ है, अर्निंग भी वाइफ है, वर्किंग भी वाइफ है, तब भी वो मेंटेनेंस का केस डाल देती है, एक प्रेशर डालने के लिए, एक हस्बैंड को परेशान करने के लिए, ताकि वो मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी जेब से देगा तो वो वहाँ पे परेशान होगा। तो आज की वीडियो का सॉल्यूशन यही है बनाने का, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आपको मेंटेनेंस के केस को कैसे ध्वस्त करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको किसी भी उसमें एक नोटिस आता है, सम्मन आता है, तो वहाँ पे आप खुद पेश हो, अपने लॉयर के साथ पेश हो, जैसे भी पेश हो। सबसे पहली डेट पे आप वकालतनामा फाइल करो, कॉपी मांगो कि भाई हमें केस की कॉपी नहीं मिली है, कॉपी दीजिए। अगर आपको कॉपी मिल गई है तो 3 महीने बाद की डेट पे फिर आप रिप्लाई का आश्वासन दो। अगली डेट पे भी रिप्लाई के लिए मत जाओ, पहले अपने केस को प्रॉपर प्रिपेयर करो। कोशिश करो कि वाइफ के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आप सबूत इकट्ठा कर पाओ। जैसे कि सबूत में क्या होता है, आप अगर वाइफ का वर्किंग का कोई स्टेटस कहीं से RTI के थ्रू या कैसे भी करके निकाल लेते हो तो वाइफ की मेंटेनेंस बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने वाइफ के खिलाफ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई प्रूफ इकट्ठा कर लिया जहाँ पे वाइफ ने कोई आपके साथ रहते हुए कोई गलती की है, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऐसा गलत बनवाया है जिसमें वो फंस सकती है। जैसे मैं एक अपने केस का एग्जांपल देता हूँ। मेरे केस में हस्बैंड वाइफ के बीच जब तक 6 साल तक सब कुछ नॉर्मल था तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद वाइफ बच्चे को US या कनाडा के ट्रिप पे लेके चली जाया करती। हस्बैंड के भी कंसेंट लेटर पे साइन खुद ही मार देती थी।
लेकिन जब डिस्प्यूट हुआ तो वाइफ ने एक बड़ी गलती कर दी, उसने हस्बैंड के कंसेंट लेटर जो बच्चे को लेके जाना था फॉरेन में, उस पर खुद ही साइन मार दिए। इससे क्या हुआ कि वाइफ जहाँ पे 5 करोड़ तक की डिमांड मांग रही थी, वो अचानक से एकदम से जीरो अमाउंट में सेटलमेंट कर दी, क्योंकि उसने एक फोर्जरी कर दी सिग्नेचर की हस्बैंड के। तो ऐसे ही होता है। एक दूसरा केस ये था, एक लड़की जो अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट दिखा के मैरिड होने के बावजूद भी अपने फादर जो उसके इंडियन आर्मी थे वहाँ से सुविधाएं ले रही थी, सारी फैसिलिटी ले रही थी अनमैरिड दिखाते हुए। तो फादर की नौकरी पे बात आ गई, वहाँ पे जैसे ही आरटीआई लगाई, वहाँ से डॉक्यूमेंट निकलवाया, प्रूफ निकलवाया, कोर्ट में लगाया, वो तो वहीं पे ही ख़त्म। एकदम से वाइफ जीरो अमाउंट पे आ जाती है इस तरह की सिचुएशन में। तो अगर पॉसिबिलिटी है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, सबके लिए नहीं कह रहा कि भाई जहाँ पे पॉसिबिलिटी लगती है आपकी, कि भाई आपको लगता है कि भाई यहाँ पे परमानेंट एलिमनी में उसको कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाना चाहिए, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है तो बच्चे को भी कुछ अमाउंट दिया जाना चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ की और यानी कि फादर की और बच्चे की वो अपनी डिपेंड करती है कि वो कितना उसको देना चाहते हैं, कितना नहीं देना चाहते, वो अलग मैटर है। लेकिन जहाँ पे एक हैरेसमेंट है, एक बिल्कुल उस तरह से केस फाइल किए कि वो है। अब पहला पहलू तो मैंने ये बताया कि उसके खिलाफ आपको अटैकिंग मोड में रहना है, क्योंकि पढ़ी लिखी वाइफ, वर्किंग वाइफ किसी भी सूरत में वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें वाइफ नहीं बैठ सकती, उसको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, काम करके कमाना पड़ता है। वो हस्बैंड को बर्डन नहीं कर सकती, लंबे समय तक 5-5 साल तक मेंटेनेंस के ऊपर गुजारा नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ होगी। अब एक और बात यहाँ पे करते हैं हम, जो है अगर मान लो बाय चांस आपने केस को जैसे भी करके अच्छे से लड़ा, वहाँ पे प्रूफ भी दिए, वर्किंग है, अर्निंग है, सब कुछ प्रूफ दिए, तो अगर वहाँ पे बाय चांस कोई मेंटेनेंस बंद भी जाती है वाइफ के फेवर में, तो उस मेंटेनेंस को भी आपको चैलेंज करना सीखना पड़ेगा। उस मेंटेनेंस को अपील तक लेके जाओ। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आपकी मेंटेनेंस बन जाती है तो उसमें 29 सेक्शन है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसमें आप अपील करोगे 30 दिन के अंदर। वो अपील करके आप सेशन कोर्ट को बताओगे। अगर वहाँ पे भी आपका मेंटेनेंस में आपकी नहीं कम होती या आपकी अपील रद्द कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है, तो फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट की तरफ रुख करो, क्योंकि यही एक रास्ता है। जैसे ही हाई कोर्ट में आप जाओगे, हाई कोर्ट में वहाँ पे जो जजेज होते हैं वो डिसाइड करते, कई बार एक मैंने अभी पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया 25 दिन अलग रहने पे शादी के पति पत्नी को मिल गया तलाक। उसमें रीज़न क्या था कि पति पत्नी का विलफुल डेजर्शन था, उसमें पत्नी खुद छोड़ के गई हुई है, हस्बैंड वाइफ को अगर साथ भी नहीं रख सकते इस तरह की क्रूअल्टी में, और मेंटेनेंस पे तो गुजारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंटेनेंस बनने का मतलब ये थोड़ी है कि शादी आगे चल गई है। तो शादी चलाने के लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है, हस्बैंड वाइफ का साथ रहना और उनके मैरिटल जो शादी की ऑब्लिगेशन उनको पूरा करना। लेकिन इस केस में नहीं हुआ था। नैनीताल हाई कोर्ट ने 25 दिन पति पत्नी के शादी के बाद अलग रहने को ही डिवोर्स दे दिया। ये जजमेंट अभी आया था 1 अगस्त 2024 को नैनीताल हाई कोर्ट का। आप देख लेना, वीडियो भी मैंने बना रखी है, उस पर भी आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। जैसे ही हाई कोर्ट में जाती है तो वहाँ पे वो देखते हैं कि सेपरेशन कितना है, बच्चे कितने हैं, कब से वाइफ का वो है, तो वहाँ पे डिवोर्स की भी बात हो सकती है। तो ये चीज़ें मत सोचिए कि ये है। जैसे मान लो 125 में मेंटेनेंस बन जाती है, उसके लिए आपके पास रिवीजन है। अगर एचएमए में बन जाती है, उसके लिए आपको पास अपील का प्रोविजन है सेक्शन 19 ऑफ दी अपील में, ठीक है। रिवीजन का है 125 में। आप चैलेंज कीजिए उस ऑर्डर को, हाई कोर्ट तक जाइए। हाई कोर्ट में जब जाओगे आप, तो आपका जो वाइफ का जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कई केसेस में गया हूँ जहाँ पे आपने हल्का सा भी एक स्टे भी ले लिया, मान लो मेंटेनेंस पे करने के लिए स्टे भी ले लिया, वाइफ का वहीं मोरल डाउन हो जाता है। वहीं पे ही वो सीधा ये कह देती है ठीक है ये, क्योंकि मेंटेनेंस जो बनने का जो टाइम पीरियड होता है ना, जैसे केस फाइल किया तो 2 साल 3 साल बाद जाके मेंटेनेंस बन रहे हैं। आज की डेट में 1-1 2-2 साल लग जाते हैं मेंटेनेंस बनने में, जिस तरह से उसको खींचा जाता है मैटर को। फिर अपील में चले जाओ, अपील में भी मैटर को काफ़ी खींचा जाता है, 1-1 2-2 साल लग जाते हैं। हाँ, इन बिटवीन कोर्ट कुछ ऑर्डर कर सकती है कि इतना अमाउंट पे करो, लेकिन उस अमाउंट को भी रेगुलर पे करने की बजाय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में पे करते हैं। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी आए नहीं, फिर आ गए, फिर दे दिया। तो ऐसे करके मोरल जैसे ही डाउन हो गया वाइफ का, उसके सपने सारे ध्वस्त हो गए। उसने एक माइंड में जो बना रखी थी मेंटेलिटी कि मैं 50 लाख लूँगी, 1 करोड़ लूँगी,
या फ्लैट लूँगी या ये करूँगी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। राइट टू रेजिडेंस जो बोलते हैं ना, रेजिडेंस की बात, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन होके जो मेन उनका जो बेसिक फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसी पे फिर उनका सेटलमेंट होता है। हस्बैंड वाइफ की बात होती है, फिर उस पर डिवोर्स की बात है तो डिवोर्स कर सकते हो। अगर आपको साथ में रहने की कोई गुंजाइश तो साथ में रह सकते हो, ये सिचुएशन आपकी बन सकती है। हाँ, लेकिन इसमें भी एक और पेंच है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मेंटेनेंस का आपकी वाइफ का डाउन चला जाएगा, वो खुद ही मेंटेनेंस के लिए प्रपोज करेगी, सॉरी मीडिएशन के लिए प्रपोज करेगी। वो खुद ही बोलेगी कि मीडिएशन के लिए रेफर कर दिया जाए मैटर, और वहाँ पे सेटलमेंट होती है। दूसरा, जैसे ही देखिए मेंटेनेंस ग्रांट हो गई, मेंटेनेंस ग्रांट होने के बाद उसको आप पे करोगे या नहीं करोगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपने अगर चैलेंज कर दिया तो पे नहीं करोगे आप उस मेंटेनेंस को। अब आप चलोगे उसको टुकड़ों में पे करते हुए जा रहे हो, अपील में जा रहे हो, पहले आपने सेशन में गए, फिर हाई कोर्ट गए। अगर आपको कहीं से भी स्टे मिल जाता, मोस्टली केसेस में स्टे मिल जाता है और बहुत ही कम अमाउंट डिसाइड करने के लिए दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद वाइफ के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। वो जो सोच के आती है उसके अलावा वो ये सोचती है कि इस लाइफ से बाहर ही निकलना अच्छा है, क्योंकि फिर उसमें जो लॉयर है उसकी भी अपनी जो सारी वो जितने भी उसने वादे किए थे वो सारे के सारे एक साइड में दिखते हुए नज़र आते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ इतना नहीं है। आप उस केस को मतलब कि जो आपने वादे किए थे कि इतना दिलवा दूंगा, इतना करवा दूंगा, वो नहीं हो पाते। तो वाइफ फिर डिमोरलाइज हो जाती है, उसका मोरल डाउन, और वो जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और दूसरा एक और चीज़ कर सकते हो आप इसमें, अगर जैसे ही वो अपील में जाता है, मेंटेनेंस डिसाइड हो जाए, उसके तुरंत बाद क्या होता है, इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होने के बाद मैटर जाता है गवाही के लिए। जैसे गवाही में आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे उससे, वाइफ से, वहाँ पे भी उसका मोरल डाउन हो जाता है कि मैं तो केस हार रही हूँ, मैं तो केस हार गई। मतलब किसी भी केस में कुछ भी नहीं कर पा रही, ना सज़ा दिलवा पा रही, ना जेल भिजवा पा रही। जो मैंने वादे किए थे, ना मेरे मन मुताबिक मेरी मेंटेनेंस हो रखी है, ना मुझे परमानेंट एलिमनी मिल रही है। इस तरह की चीज़ें होती है, जिससे होने के बाद वो जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट करती है। और एक पढ़ी लिखी वर्किंग वाइफ तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे जजमेंट आपको शेयर कर दूंगा, जिन जजमेंट के बेस पे वाइफ की मेंटेनेंस को आप रोक सकते हो, और अच्छे से उसको रोक के अपना जो है, जो आपका केस है उसको आगे बढ़ा सकते हो। और इसके साथ में ही मैं ये कहूँगा, अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको लगती है, कसम ना खाएं कि मैंने नहीं करना, अपनी लाइफ के बारे में भी सोचें कि आपकी एक लाइफ भी है, उसको भी आपको आगे तक लेके जाना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।